नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PHC बाय DC सर। दोस्तों, धीरे धीरे तारीख आपके नज़दीक आ रही है। 16 फरवरी, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज से आप समझ लीजिए 74 दिन आपके लिए बचे हुए हैं और यह सीरीज मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूं और अभी तक हमारी 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 15वीं क्लास है और मुझे यकीन होगा कि आप इस सीरीज को डेली देख रहे होंगे, साथ में आपको जो फ़ायदा हो रहा है उसे भी महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों, कभी यह सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर थैंक यू या जो भी आपको लगता है मेरे लिए एक मैसेज छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल पूछे गए प्रश्नों के हम आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को प्रश्न के आंसर नहीं पता होते हैं। तो देखिए, कल हमारा पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह जी तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे कौन है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना है। कौन सी विधानसभा सीट से हैं सर ये? तो यह जो मुरैना की एक दिमनी नामक विधानसभा सीट है। कहाँ से? मुरैना की दिमनी नामक सीट है, वहाँ से संबंधित है। फिर आता है महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, महादेव पर जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी या नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, नर्मदापुरम जिला और पचमढ़ी स्थान। इसी पर्वत के ऊपर हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ स्थित है। ये बात भी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो कल के आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं। तो हमारी टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है PHC बाय DC सर की एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आज भी हमने एक टेस्ट अपलोड किया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। कल सुबह 11 बजे आपको वापस तैयार रहना है, क्योंकि FLT है कल आपकी 11 बजे। तो ध्यान रखिएगा, 11 बजे भी आपको बने रहना है और FLT 2 को देना है और एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमारा कौन सा जो पोर्शन है वो सही से नहीं हो पाया है, तो उस पर भी हम मेहनत करें। लाइव बैच हमारा चल रहा है, कभी आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उसमें, और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं वो भी कवर होते हैं। साथ साथ आने वाले एग्जाम में क्या प्रायिकता है प्रश्नों की, उन पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। तो देखिए भैया, हम बात करते हैं भारतीय सेना। तो सर, भारतीय सेना के हिसाब से हमारे मन में एक ही जगह आती है, महू। क्योंकि महू क्या है? सेना की एक छावनी है। क्या है? छावनी है, जिसे क्या बोलते हैं? कंटेनमेंट एरिया बोलते हैं। कंटेनमेंट एरिया यानी होता है छावनी। ठीक है, यहाँ पर सेना मुख्य रूप से निवास करती है। तो किसने बनाई थी? भारतीय सेना ने। अब आप इसमें तुक्का भी लगाते तो क्या आता कि हाँ सर, महू में बनाई होगी, क्योंकि आर्मी का सबसे बड़ा सेंटर हमें महू में देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, बिल्कुल अच्छे समझना है कि बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हाँ सर, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैप के द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तो क्या भैया उर्वरता अधिक होती है लाल पीली मृदा में? तो सर, एक बार इसे हम कल गलत करते हैं। ठीक है, मालवा के पठार में गहरी काली मृदा पाई जाती है। तो सर, इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट है कि ये भी गलत हो सकता है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी नीमच वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो हाँ सर, पाई जाती है, लगभग पाई जाती है जलोढ़ मृदा, क्योंकि वहाँ पर हमने देखी चंबल नदी, और चंबल नदी का एक बहुत बड़ा एरिया कौन सा? मंदसौर में हमने गांधी सागर डैम देखा। तो और हमने यह भी सीखा है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों के कारण किसका हुआ है? जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बोल रहा है कि हाँ सर, पाई जाती होगी। तो यानी पहला और चौथा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। अब पहला और चौथा ऑप्शन हम देखेंगे तो सर, हमें केवल एक ही में मिल रहा है, उसके अलावा किसी में नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? डी वाला राइट आंसर होने वाला है। अब इन दोनों पे डाउट था, क्योंकि गहरी काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो सर, गहरी काली मृदा आपने बताई थी कहाँ पर? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को इसमें डाउट था, परंतु हमें कभी कभी ऑप्शन से भी टिक लगाने पड़ते हैं। तो आइए मध्य प्रदेश की मृदा की हम बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा
पाई जाती है। ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा मध्य प्रदेश आज लेट गया है, उसे लेटे रहने दीजिए और समझिए कहाँ कहाँ पर। तो देखिए ये वाले क्षेत्र में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगी, काली मृदा देखने को मिलेगी। इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगी, मिश्रित मृदा मिल जाएगी। थोड़ी नीचे तक आ जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा मिल जाएगी और यहाँ पर क्या मिल जाएगी, लाल पीली मृदा मिल जाएगी। लाल पीली यहाँ पर जो हमारा मध्य भारत का पठार है वहाँ पर जलोढ़। मिश्रित मृदा कहाँ पर मिलेगी, तो सर हमें बुंदेलखंड में मिलेगी। मालवा के पठार और निमाड़ में हमें कैसी मिलेगी, तो काली मृदा मिलने वाली है, ठीक है। जलोढ़ मृदा हमें कहाँ पर मिलेगी, लेटेराइट मृदा हमें बालाघाट वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की मृदा होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है। काली मृदा को रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, गहरी काली मृदा पाई जाती है, ये बात भी हमने करी थी। तो ये मध्य प्रदेश का मिट्टी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी है, तो सर काली मृदा लगभग 47% क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी कभी ऑप्शन से भी हमें सही आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं है कि हम भैया सीधे आप डायरेक्ट जाएंगे। अब उनको कहीं दिख रहा है कि 1-4 ऑप्शन कहीं पे सही, तो नहीं, तो आप ऐसे भी लगाते तो आप 1, 3, 4 ही लगा के आते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार किस में है। तो देखो भैया नीमच में मिलता है क्या, सर कहीं नहीं मिलता। सागर में नहीं सर, दमोह में नहीं। कहाँ पर मिलता है, तो बालाघाट में मिलता है, सर आपने बताया था। किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हमें क्या मिलता है, मेनली मैग्नीज मिलता है। फिर क्या बताया था कि किस उद्योग में इस्तेमाल होता है, तो सर लोहे या आयरन के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कहाँ पर, तो भिलाई पावर प्लांट आप सभी को पता है कहाँ पर है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील पावर प्लांट, वहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो स्टील के प्रोडक्शन में ही किसका, मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज की हम बात करते हैं तो मैग्नीज में हम कौन से नंबर पे हैं उत्पादन में, तो पहले नंबर पे हैं। ये बात मैंने 10 बार बताई है। और सबसे बड़ी खुले मुखी खान कौन सी है, तो भारवेली की खदान किससे संबंधित है, या इसे भरवेली भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो भरवेली की खदान किससे संबंधित है, तो सर वह मैग्नीज से संबंधित है, जो कि हमें कहाँ पर मिलती है, तो वह हमें बालाघाट में देखने को मिलती है। कहाँ पर है भरवेली की खदान, तो बालाघाट में है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। अब देखो, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। तो हाँ सर, आपने मैप में बताया था कि बिल्कुल सही है। उत्तरी भाग में हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हमें ठंड कम पड़ती है। फिर राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो हाँ सर, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा पूर्वी क्षेत्र में ही होती है और उससे भी ज़्यादा वर्षा हमें कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मेनली बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। फिर देखो तीसरा, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना एवं दतिया जिलों का तापमान कम रहता है। भैया 10 बार बता दिया है। क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर जाओगे तो गर्मी पड़ने लगती है गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पर क्या रहता है, अधिक तापमान होता है। तो इसका गलत ऑप्शन क्या पूछा है, संबंध सही नहीं है, तो यही क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाता है, सी। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, सर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है कि सर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय यानी हम उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल रेंज में क्या करते हैं, लाई करते हैं। और साथ में क्या है, मानसूनी, हमारे यहाँ हर 3-4 महीने में क्या होता है, मानसून चेंज होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मानसूनी बोलते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश में को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से, जलवायु को, तो कर्क रेखा है, ठीक है। फिर भू आवेष्टित राज्य है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा कारण है क्या, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने का। फिर हम देखेंगे कि भैया अरब सागर है, वहाँ भी प्रभावित करता ही होगा। फिर ऊपर जो हिमालय है वहाँ भी हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान में पामीर का पठार है, वहाँ भी प्रभावित करता ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है। कितना सरल प्रश्न था,
हमने मैप से कितना प्यारा समझाया, देखो एक आज मैं वापस समझा देता हूँ। ये है कौन सी भैया, प्यारी सी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम होता है सर हमारे कहाँ से, रायसेन जिले से होता है। और रायसेन में भी कहाँ से, तो सर कुमरा गांव है, यहाँ पर क्या है, कुमरा गांव है, वहाँ से क्या होता है, इस नदी का मेनली उद्गम होता है। 1 मिनट रुक जाइए, पेन सही से नहीं चल रहा है, एक बार अपन कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सब सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अपन को। आ जाओ वापस से हम चलते हैं हमारे उसके ऊपर, हम किस प्रश्न पे थे उसकी बात करते हैं। तो हम सर 74वें प्रश्न पे थे, आपने बताया था। तो 74वें प्रश्न पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से एक बहुत प्यारी नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती, तो कुमरा गांव सर। कुमरा गांव कहाँ पर पड़ता है, अभी भी नाटक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पर पड़ता है, तो रायसेन जिले में हमें देखने को मिलता है क्या, कुमरा गांव। ठीक है, अब ये कुमरा गांव है, यहाँ से निकलती है और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जाके किस में मिल जाती है, तो यमुना नदी में यहाँ जाके मिल जाती है। ये भी आप सभी को याद होगा। अब देखो इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, तो बेरसिया के पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है हलाली। क्या है, हलाली है, जो कि कहाँ, विदिशा में आके इस नदी पे मिल जाती है। फिर एक रायसेन से निकलती है, इसमें धनास नदी आके मिलती है। फिर रायसेन के नज़दीक में ही इसमें क्या, बीना नदी आके मिलती है। फिर आप टीकमगढ़ के निकट इसमें एक नदी आके मिल जाती है, उसका नाम है जामनी। तो ये क्या है, इस नदी की प्रमुख नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं। हलाली नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हम क्या बोलते हैं, हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीना नदी के ऊपर भालकुंड जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है, तो वो है सर सागर जिले में, सागर के बीना में पड़ता है भालकुंड जलप्रपात, जो जामनी व टीकमगढ़ में बहती है। बेतवा नदी के कुछ अवस्थित शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि सर एक भोजपुर रायसेन में बसा हुआ है। फिर इधर आओगे तो विदिशा हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चंदेरी इसके बगल में बसी हुई है, वो एक हमारा ओरछा। तो ये 4 स्थान किसके, बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो बहुत फेमस है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो भैया किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की सहायक नदी है। धसान खुद बेतवा नदी की सहायक है, और जो बनास नदी वह किसकी, नर्मदा नदी की सहायक है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखरानी व मध्यभार पहाड़ियाँ के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी कंदरा बनाती है। तो अभी अपन ने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों का अध्ययन किया था थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से कि जो अखरानी, कहीं कहीं अरवानी भी लिखा होता है, कि जो अखरानी की पहाड़ी है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो मैंने आपको बताया था बड़वानी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी आती है मधवार की पहाड़ियाँ, तो मधवार की पहाड़ियाँ हमारे कहाँ पर है, झाबुआ में पड़ती हैं। कौन सी, मथवार, झाबुआ में नहीं, सॉरी, कहाँ पर, अलीराजपुर में हमें मथवार की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। और इन्हीं दोनों के मध्य से एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या, आपकी नर्मदा। ठीक है, और यहाँ पर किसका निर्माण करती है, कंदरा का निर्माण करती है। तो इसीलिए कहा जाता है। तो कौन सी नदी बहेगी, तो सर बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। अब भाई तुम तुक्का भी लगाते ना, कैसा, कि सर सोन नदी तो कहीं नहीं पड़ती होगी, बड़वानी के पास अखरानी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, बस इतना पता होना था आपको, उसके बाद अब ऑटोमेटिक लगा देते हैं। चंबल नदी सर कहीं से नहीं निकलती, इधर बड़वानी में वो आती ही नहीं है। सोन नदी आती नहीं है सर, केन नदी आती नहीं है, तो ऐसे भी आप आसानी से तुक्का लगा देते। परंतु भैया हमें तो क्या है ना, कि रटा होना चाहिए, तभी हमारा बिल्कुल आंसर सही लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न काटना सीखिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंबल नदी की बात करते तो आप सभी को पता है इंदौर से निकलती है। ठीक है, सोन नदी की बात करते हैं तो अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है, फिर केन नदी की बात करते हैं तो सर कटनी से निकलती है। ये सभी बातें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? क्या आया सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मैंने आपको बकायदा बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भैया हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में होती है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है कि नहीं देखा। और मैंने बोला था जैसे ही आप पश्चिम दिशा की ओर आओगे तो क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम होगी। जैसे जैसे आप मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा की ओर जाएंगे वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्षा की मात्रा कम होती देखने को मिलेगी। अब क्या देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, तो नरसिंहपुर तो भैया बीच में आता है, मंदसौर सर इधर कोने में आ जाता है, छतरपुर बुंदेलखंड में आता है, तो ऊपर जाते हैं आपने बताया वर्षा कम होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में ही कौन सा जिला आता है? तो मंडला आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला। और सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ होती है सर बालाघाट में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखना है। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? तो सर सबसे कम वर्षा हमारे यहाँ होती है बालाघाट जिले में। ठीक है, समझ में आ गई सब बात। अब आ जाओ भैया अगला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? देखो अब इसमें तुक्का कैसे लगाते हैं? सर आपने बताया कि उज्जैन वाले क्षेत्र में तो वन ही नहीं पाए जाते हैं। फिर इंदौर में सर मैं रहता हूँ तो बहुत कम वन देखने को मिलते हैं। रतलाम में भी सर बहुत कम वन देखने को मिलते हैं। पर श्योपुर क्यों लग रहा है सर मुझे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर पालनपुर कूनो नेशनल पार्क बनाया गया है। अब यहाँ पर चीते छोड़े हैं तो पागल तो होंगे नहीं। चीते क्यों छोड़े गए होंगे? क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर आप यहीं से लगा देते कि इसका राइट आंसर क्या है? श्योपुर इसका राइट आंसर है। अब देखो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर क्या है? फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, जो कि 25.14% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ कितना है? 30.72% हमारे क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। यह बात भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक फॉरेस्ट हमारे यहाँ कहाँ पर है? तो सर्वाधिक फॉरेस्ट सर हमारे यहाँ है बालाघाट जिले में। कहाँ पर है? बालाघाट जिले में। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो सर उज्जैन जिले में हमारे यहाँ न्यूनतम फॉरेस्ट है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह है कुएं और ट्यूबवेल। क्या है? कुएं और ट्यूबवेल। मध्य प्रदेश के लगभग 67% क्षेत्रफल पर ट्यूबवेल और कुएं के माध्यम से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और देखो सिंचाई की बात करते हैं तो अभी मध्य प्रदेश का जो वर्तमान क्षमता है वह कितनी है? 50 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 50 लाख हेक्टेयर हमारी क्या है? सिंचाई की क्षमता है। आपको याद रखना। ये अगस्त 2024 में हमारे किसने बोला था? तो हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री मोहन जी यादव, उनके द्वारा यह आंकड़ा बताया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक हमें कितनी करनी है? तो 1 लाख करोड़ हेक्टेयर क्षमता हमें क्या करनी है? विकसित करनी है सिंचाई के लिए। तो दोनों आंकड़े पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जो जिला है वह है ग्वालियर। और न्यूनतम जो सिंचित जिला है वह कौन सा है? डिंडोरी है। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वापस क्या पूछ लिया? सही नहीं है। मैंने क्या बोला? नहीं पे वह प्रश्न डेली पूछता है। अब देखो लोहा अयस्क के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान हो सकता है क्या? सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोहे का एक भी उद्योग नहीं लगा है। तो हम पहले दूसरे स्थान पे तो रह ही नहीं सकते। तो यही उत्तर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यह कथन बिल्कुल गलत है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट प्रकार का जमाव है। हाँ है सर। यह जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। तो बिल्कुल सही अधिक होगी सर। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से लोहा अयस्क के भंडार घट गए। हाँ सर घट गए। तभी आज की डेट में हमें भिलाई स्टील पावर प्लांट कहाँ पर देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों का युग्म कौन सा गलत है? यहाँ पर युग्म गलत की बात कर रहा है कि आपको युग्म बताना है कौन सा गलत है। तो बारना परियोजना बिल्कुल सही है सर, रायसेन में बनी हुई है। आपने मैपिंग के थ्रू बताया था।
कोलार सर सीहोर में बनी हुई है, आपने बिल्कुल बताया था, झागरिया के निकट। फिर सुक्ता सर बैतूल, ये मेरे को थोड़ा सा सर डाउट लग रहा है। फिर पुनासा सर, पुनासा डैम तो मैंने सुन रखा है, ओमकारेश्वर के नज़दीक, तो खंडवा में बना हुआ है, ये भी बिल्कुल। पर सर आपने सुक्ता डैम बताया था मेरे को खंडवा ज़िले में, कहाँ पर बताया था? खंडवा ज़िले में आपने मेरे को सुक्ता परियोजना के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, सुक्ता कहाँ पर बनी हुई है? तो सुक्ता सर खंडवा ज़िले में है। और बैतूल में सर 2 परियोजनाएं आपने बताई थी, एक तो पारस डोह बांध यहाँ पर बना हुआ है, और एक और बना हुआ है कौन सा? तोतला डोह। ये दोनों बांध कहाँ पर बने हुए हैं? तो यह दोनों बांध बैतूल में बने हुए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो भैया, निर्मल वर्मा पुरस्कार की पहले हम बात कर लेते हैं। तो निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया है। इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये बात भी आपको याद रखना है। सर किसको देते हैं? तो जो भारतीय प्रवासी हैं उनके द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार एवं विकास में जो भी सहयोग करता है उन्हें निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंगा बारासिंगा नामक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कितना सरल प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई है। किस जिले में है सर? तो सर मंडला जिले में यह है, ये मुझे पता है। उसके साथ साथ 1973-74 में इसे किस में शामिल किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो पन्ना में है। बांधवगढ़ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उमरिया जिले में है, 1968 में बना था। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सर हमें पता है कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में है। इसके ही अंतर्गत जो पचमढ़ी क्षेत्र आता है वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। यहाँ पर देनवा नामक एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें टाइगर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देनवा नदी है जो क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। कितने सारे पॉइंट हुए। अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ये पूछ रहा है, ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए यह बैतूल के भरेबा समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, यह प्रश्न ही गलत था, पर मैं बता देता हूँ ढोकरा कला के बारे में। तो ढोकरा कला जो बैतूल के भरेबा आदिवासी इनके द्वारा करा जाता है। अब इसमें क्या होता है, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें किया जाता है मोम का इस्तेमाल किया जाता है। और मोम के द्वारा क्या होता है, किसी भी ढलाई की जाती, किसी भी मूर्ति वगैरह की सजावटी कपड़ों के ऊपर भी आजकल करने लगे। पहले मूर्तियां बनाते थे मोम की सहायता से, तो यह आलोहा धातु अयस्क होगा। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा बनाने की कला है, तो बिल्कुल सही है। तो इसके क्या है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर होना था सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आता सभी कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तूप में तोरण द्वार और अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो आप सांची जाएंगे, तो सांची किस राज्य में है, तो किस जिले में है? तो सर रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक वो देखा है, गेट लगा हुआ है, उसके ऊपर यह सभी अंकन हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सांची। सांची को आप सभी को पता है किसने बनवाया था, राजा अशोक द्वारा बनवाए गए हैं यहाँ के स्तूप। और यहाँ पर सारीपुत्र मोगला यानी कि क्या है, अस्थियाँ हैं। इसे सन 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये बात भी आपने बताई है। भरूच के स्तूप की बात करते तो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सतना में हमें भरूच का स्तूप देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? अब इंदौर में जो रहता होगा उसने सिलावट बहुत सारे देखे होंगे, तो भागीरथ सिलावट 10 बार पढ़ा होगा। आप जाएंगे कहाँ पर, अग्रसेन चौराहा है, अग्रसेन चौराहे के आप जाओगे छावनी तरफ, छावनी तरफ एक सरकारी स्कूल पड़ता है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है भागीरथ सिलावट का। ठीक है, देख के जाइएगा कभी आपका मन में आए तो भागीरथ सिलावट वही है। तो इनका संबंध कहाँ से था, इंदौर से था। भोपाल से बात करते तो भोपाल से थे फाजिल मोहम्मद अली। कौन थे, फाजिल मोहम्मद अली
वहाँ से लड़े थे, ये बात आपको याद रखना है। सागर से कौन थे, तो सर शेख रमजान थे। फिर होशंगाबाद से कौन थे, तो सर दौलत सिंह थे, ठाकुर दौलत सिंह। इनका नाम नेमावर में भी आता है कि इनने नेमावर से भी लड़ाई लड़ी थी, ये बात भी आपको याद रखना है। इंदौर से एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है, मुराद अली का। मुराद अली कहाँ से लड़े थे, तो महू से लड़े थे, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया गया है? तो जब यह कलचुरी वंश के शासक थे, आप सभी को पता है, कोक्कल प्रथम द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी, तो अल बरूनी ने उनका विवरण किया है। इसका राइट आंसर है अल बरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भैया साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में होगा, बिल्कुल सही है। फिर मुझे प्रेम किससे, तो महाकाल से, तो महाकाल कहाँ पर होगा, उज्जैन में। मुक्ति मुझे कहाँ मिलेगी, तो सागर में मिलेगी, तो सागर बिल्कुल सही है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो यह सर सतना जिले में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। प्रेमचंद्र कहाँ पर, उज्जैन में पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ हमें कहाँ पर मिलेगी, तो वह जबलपुर के कॉलेज में हमें देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा एक पेपर लिखा गया, उसका नाम था लोकमत। इनके द्वारा एक अपनी आत्मकथा लिखी गई है, उस आत्मकथा का नाम है लिविंग इन एन ईरा। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि लिविंग एन ईरा मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है, तो आपको याद रखना है द्वारिका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध किससे? मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ पर श्याम आ जाए, वहाँ पर हमें देख लगा के आना है गोंड चित्रकला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंड चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढोकरा कला अभी बताई कहाँ पर, बैतूल से संबंधित है। फिर पिथौरा चित्रकला सर भील समुदाय करता है, झाबुआ का। फिर बाग प्रिंटिंग सर धार की प्रसिद्ध है, जो कि खत्री परिवार द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर में स्थित है? तो आप सभी को पता है कहाँ पर है, दसपुर, और दसपुर का नया नाम क्या है, मंदसौर, तो मंदसौर जिले में स्थित है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसे एलोरा अजंता में आपको देखने को मिलता है, पत्थर काट के मंदिर बनाए गए। ऐसे ही धर्म राजेश्वर स्मारक भी पत्थर काट के बनाया गया है। यहाँ पर आपको धमनार की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर, मंदसौर के निकट ही। बेसनगर की बात करते हैं तो बेसनगर का नवीन नाम है विदिशा, जिसे भेलसा भी कहा जाता है। महिष्मती का नया नाम है महेशवर, जो कि खरगोन में पड़ता है। अवंती का नया नाम है उज्जैन। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में 15 नवंबर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ, आप सभी को पता है 15 नवंबर को। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकर शाह रघुनाथ शाह स्वतंत्रता सेना संग्रामी एक संग्रहालय का उद्घाटन किया, कहाँ पर, जबलपुर। इन्होंने एक और संग्रहालय का वो किया उद्घाटन, उसका नाम है बादल भोई स्वतंत्रता संग्रामी संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले में है। दोनों को याद रखना क्योंकि आपके पेपर में है, पता है आपको संग्रहालय है, तो यहाँ पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता? तो पैरा ओलंपिक भैया अभी हाल ही में हुए थे, कहाँ पर, फ्रांस में। भारत का नंबर कौन सा रहा, 18वां रहा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी पदक जीत के लेके आए थे। एक का नाम था कपिल परमार। कपिल परमार जूडो से संबंधित हैं, पैरा जूडो से, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता जो सीहोर से संबंधित है। और एक है रूबीना फ्रांसिस, जो कि शूटिंग से संबंधित है, और रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक ही जीता था। ये बात आपको याद रखना है। और कहाँ से है ये, जबलपुर जिले से संबंधित है, शूटिंग की खिलाड़ी है। चिंकी यादव शूटिंग की खिलाड़ी है, प्राची यादव K9 की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात आपको याद रखना है। इनके अन्य बात करते हैं इनके बारे में, तो इनसे पहले किसे, बीरा राणा को मुख्य सचिव बनाया गया था, जो कि क्या दिया गया था,
आधिकारिक तो नहीं दिया गया था, उन्हें कार्यकाल दिया गया है छोटा मोटा, क्योंकि इकबाल सिंह बेज जो कि मध्य प्रदेश के कौन थे, मुख्य सचिव थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। थोड़े दिन के लिए बीरा राणा को बनाया गया जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी थी। पहली महिला मुख्य सचिव का नाम था निर्मला बुच और दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी, बीरा राणा। और वर्तमान में कौन है, अनुराग जैन जो कि 35वें हैं। और पहले कौन थे, तो H.C. कामत हमारे पहले मुख्य सचिव थे, कामत। और दूसरे कौन थे, तो सर R.C. नरहोन्ना, R.C. नरहोन्ना मध्य प्रदेश के दूसरे कौन थे, तो मुख्य सचिव थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको 2 आंसर देना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, कुकरू खामला कहाँ पर स्थित है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखिए इसमें नया पैटर्न मैंने क्या जोड़ा है, आपके लिए डेली करंट अफेयर का एक सेशन जोड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे लास्ट तक देखते होंगे। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है। मिलते हैं कल वापस से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।